Hello friends, welcome you all on my YouTube channel Seated Guru Competition Sir. फ्रेंड्स दिस इज राम सिंह और हाजिर हूँ मैं लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक। फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम आज टॉपिक स्पेशल टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करेंगे। इसलिए आज की पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो, आप थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली बने रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो, मेरा मतलब यही है। फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 6। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स देख रहे थे स्पेशली धर्म की स्वतंत्रता, अर्थात कि धर्म की स्वतंत्रता के जो अधिकार हमारे मूल अधिकार में दिए गए हैं, इनके बारे में अभी जान रहे थे, जिसमें हमने देखा था अनुच्छेद 25 को। अब देखना है फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 26, 27, 28 क्या कहते हैं। अनुच्छेद संख्या 26 क्या कहता है, 27 और किस फॉर्म में यह वर्क करता है, और हमारे एवं हमारे समाज के लिए कैसे जरूरी है एवं इनका पालन कैसे हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें और लाइव सेशन में कोशिश करें कि लाइव सेशन में जितना अधिक हो सके उतना ज़्यादा फ्रेंड्स शामिल हो। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो देखना हमें अनुच्छेद संख्या 26। अनुच्छेद संख्या 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की आपकी स्वतंत्रता है। अर्थात क्या कि आपका संविधान जो है आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप धर्म का जो भी कार्य करना चाहें वह कार्य कर सकते हैं। कह रहा है इसमें कि लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, अर्थात कि सभी बातों को मानते हुए, अर्थात कि जो लोक व्यवस्था जो हमारे यहाँ के नियम कानून है इसे मानते हुए, साथ ही साथ क्या कह रहा है, सदाचार को मानते हुए, आपको स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को, अर्थात धार्मिक संप्रदाय का बात करें तो हिंदू हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी जितने भी धर्म हो गए सभी धार्मिक संप्रदाय हो गए। तो कह रहे सभी धार्मिक संप्रदाय के अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। अर्थात कोई भी धर्म चाहे तो अपने प्रयोजन के लिए संस्था बना सकता है, अर्थात क्या अपना ग्रुपिंग बना सकता है, अपना कोई एक क्या कहते हैं मंडल तैयार कर सकता है, एक मंदिर या मस्जिद या जिस फॉर्म में भी तैयार करना चाहे तो वह स्थापना भी कर सकता है, साथ ही उसका पोषण भी कर सकता है। पोषण इन द सेंस कि वह जाकर वहाँ पे अपने अनुसार से उसे पूरा करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी क्रियाकलाप है वह कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता भारत के संविधान में अनुच्छेद संख्या 26 में दी गई है। अगर आगे बात करें तो दूसरी बात कहता है फ्रेंड्स अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का। अब ठीक है कि धर्म जो भी है उसका जो भी प्रबंध करना हो उसकी प्रबंध करने की उसे स्वतंत्रता है। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर हिंदू की बात करते हैं तो दशहरा पूजा है तो उसमें मंदिर लगाना है, उसमें क्या कहते हैं माता का मंदिर सजाना है, या फिर आपका क्या कहते हैं मेले का आयोजन करना है, इस फॉर्म में जितनी भी कार्य हैं इनके सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। तीसरी बात कहती है जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। अब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर चाहे किसी धार्मिक संप्रदाय को आगे बढ़ाना और उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी भी फॉर्म में अगर उसे संपत्ति दान के रूप में देता है, जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी संपत्ति महंतों को दे दी जाती है या मंदिर के नाम पर दे दी जाती है, तो उस कंडीशन में उसका स्वामित्व जो मंदिर की संप्रदाय है या फिर आपका जो भी आपका धार्मिक संप्रदाय है वह उसका वहन कर सकता है, अर्थात कि इसकी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद में दी गई है। अगर बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 26 की लास्ट पॉइंट की, तो यह कहता है ऐसी संपत्ति की विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अर्थात कि जो संपत्ति उसे किसी भी फॉर्म में किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संप्रदाय विशेष द्वारा दी गई है स्पेशल पूजा के नाम पर या धार्मिक फॉर्म में, तो उसका वो उपयोग कर सकती है, या फिर ऐसी संपत्ति का योग अपने अनुसार प्रशासन के फॉर्म में या अपने कार्यों के लिए वह कर सकती है। यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं आप कि पूरी जो अनुच्छेद संख्या आपका 26 है, अनुच्छेद संख्या 26 ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति, अर्थात कि कोई भी व्यक्ति विशेष
अर्थात कि अपने किसी भी धर्म को, भले वो हिंदू हो, ठीक है, या फिर मुस्लिम हो, या फिर किसी अन्य समुदाय का हो, वह किसी भी फॉर्म में अपनी मंदिर मस्जिद बनाना चाहे या फिर आपका चर्च या जो भी बनाना चाहे बना सकता है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, उसे पालन करने के लिए अपनी सभी व्यक्ति अपना अपना स्वतंत्र है, अर्थात कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कोई भी व्यक्ति पर किसी तरह का दबाव नहीं है, अपना अपना धर्म मान सकता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट इसके अकॉर्डिंग कहता है अनुच्छेद संख्या 26 की कि कोई भी फॉर्म में अगर संपत्ति किसी धार्मिक संप्रदाय को दी जाती है तो उस धार्मिक संप्रदाय को पूर्ण अधिकार है कि उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकता है। फ्रेंड्स, ये थे अनुच्छेद संख्या 26। आशा है कि सब किसी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो थम्स अप करते रहिए ताकि ये मुझे मालूम चले कि आपका पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर अब तक चैनल को आपने नहीं किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कम से कम समय में, जो कि आपके एग्जाम के लिए है हेल्पफुल। फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो आगे की बात कहते हैं संविधान के अनुच्छेद संख्या 27। संविधान के अनुच्छेद संख्या 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात कि किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जितने पैसे या कर की आवश्यकता पड़ती है उन्हें देने की या फिर देने की स्वतंत्रता है। अर्थात कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों या समुदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अर्थात कि बाध्य नहीं करना है कि आपको इतने पैसे जो है या इतने रुपये आपको देना है इस धर्म को चलाने के लिए, ठीक है, आप इस धर्म को मानते हैं तो इसके लिए आप बाध्य नहीं है, और ना ही आपको ये बाध्य किया गया है कि आपको इतना टैक्स के फॉर्म में, धार्मिक फॉर्म में इसे देना है। तो ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अर्थात क्या, किसी धार्मिक फॉर्म में कार्यक्रम करने के लिए या किसी धर्म की संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए किसी भी फंड का आयोजन इस फॉर्म में नहीं किया जाएगा कि किसी को जबरदस्ती या किसी फॉर्म में उस पैसे का आयोजन किया जाए या उस पैसे को लिया जाए किसी से। इसलिए यह स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति का अपनी राय है, अपना अधिकार है कि वह उसके लिए कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। अर्थात कि अपने पैसे जो देना चाहते हैं उस धर्म की धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा फ्रेंड्स, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सब किसी को। 29-27 में कुछ खास नहीं कह रहा। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर 28 नंबर अर्थात कि आखिरी जो धार्मिक आपकी स्वतंत्रता की बात कह रहा है तो आखिरी पॉइंट कहता है आपको कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 28 ये क्या कहती है? कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अर्थात कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में, अर्थात कि कुछ स्तर पे, अर्थात शिक्षा के स्तर पर भी धार्मिक उपासना करना या फिर उसकी उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। अर्थात कि किसी भी आपकी संस्था के अंतर्गत अगर किसी धर्म विशेष की उपासना की जाती है या फिर उसकी उपस्थिति होने की बात है तो आप स्वतंत्र है, किसी भी धर्म की उपासना आप करा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अनुसार कह रहा है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा, अर्थात कि राज्य निधि अर्थात कि जो आपका फंड है, आपका स्टेट का फंड है, से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात की ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म को आपको मानना है, अर्थात कह रहा है इसमें राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित का मतलब गवर्नमेंट स्कूल, अर्थात कि राज्य निधि से कौन स्कूल चलेगा? गवर्नमेंट स्कूल ही चलेगा। अर्थात कि स्टेट के फंड किससे प्रोवाइड करेगी पैसे? किसी स्कूल को जो गवर्नमेंट से अटैच्ड है, और गवर्नमेंट जितनी भी अटैच्ड करती है अपने अंडर में रखती है उन सभी गवर्नमेंट स्कूल में ये नियम लगा दिया है कि किसी फॉर्म में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात कि किसी भी विशेष धर्म के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। उसके बाद दूसरी बात कहता है, जो ये पहली बात कर रहा है उसके अनुसार कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थान को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या किसी न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो। अर्थात कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना है जिनसे किसी
आपका जो विशेष धर्म है उनको पोषण मिले। अर्थात कह सकते हैं किसी विशेष धर्म के बारे में किसी भी संस्था के अंतर्गत कोई भी नियम नहीं लगाया जा सकता। यह कहता है हमारा अनुच्छेद संख्या 28। अर्थात कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में इसमें कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि आपका जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर न तो किसी विशेष धर्म के बारे में, ना तो किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जाएगी और ना ही किसी धर्म की उपासना के लिए अधीन कोई भी नियम या कानून लगाया जाएगा। अर्थात कि दोनों बात कही गई है। अर्थात कि उसे शिक्षा देने के लिए आप कभी भी किसी फॉर्म में बाध्य नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई हो जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो। ठीक है, अर्थात कि किसी भी फॉर्म में अगर धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक होगा तो यह हमारे धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात कि किसी भी फॉर्म में कोई आपका गवर्नमेंट स्कूल इस तरह से वर्क नहीं करेगा जो किसी खास धर्म का पोषण करे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके अनुच्छेद संख्या 28 का आधा पाठ। अब अनुच्छेद संख्या 28 में और भी कह रहा है कुछ। क्या कह रहा है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि के सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थान, अर्थात कि राज्य से मान्यता प्राप्त, अर्थात कह सकते हैं कि स्कूल जो एफिलिएटेड है, एफिलिएशन मिल चुका है जिस स्कूल को, अर्थात कि किसी भी फॉर्म में जो स्कूल गवर्नमेंट से अप्रूवल है, गवर्नमेंट जिसे अप्रूव कर दिया है उसे कहते हैं राज्य से मान्यता प्राप्त, या फिर राज्य निधि से सहायता पाने वाले, अर्थात कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जिन स्कूल से आपके स्टेट फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी स्कूल में शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा की भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना उपस्थिति होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। अर्थात ये कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ाता है या किसी भी फॉर्म में उसमें वर्क करता है तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी फॉर्म में वहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उस काम करने वाले व्यक्ति को इस फॉर्म में बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह किसी विशेष धर्म को माने या किसी विशेष धर्म के अनुसार ही कार्य करे। अर्थात कि उसके लिए उनकी स्वीकृति अपनी होगी, अर्थात कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म की उपासना या मानना चाहता है, उस कंडीशन में वह धर्म का पोषण कर सकता है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स या कोई दबाव नहीं चलेगा। पहला नंबर चीज, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पर अवयस्क है, अवयस्क मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वह व्यक्ति को उनके संरक्षण, अर्थात कि उनके जो भी गार्जियन है उनकी अनुमति के बगैर उन पर किसी भी तरह का कोई सा भी दबाव नहीं दिया जाएगा। अर्थात कि अगर उनके गार्जियन चाहते हैं कि उनके बच्चे उस फॉर्म में काम करें तब तो उनको शिक्षा दी जा सकती है या उस रूप में वो मान सकते हैं, लेकिन अगर गार्जियन उस बात को अलाउ नहीं करते हैं कि यह आपका करना चाहिए, अगर गार्जियन अलाउ कर देता तो ठीक है, नहीं अलाउ करे तो फिर यह कार्य को नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 28 में आपको किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए विशेष पहल के लिए किसी भी व्यक्ति पर आप बाध्यता नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसी को 28 नंबर जो अनुच्छेद है वो सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग चलते हैं अब 29 की तरफ। क्या कहता है फ्रेंड्स 29, जरा देखते हैं उस अनुच्छेद को। अगर फ्रेंड्स आगे की अगर बात करें तो आगे कहता है फ्रेंड्स संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति की और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है इनका वर्णन 3 भागों में करके किया गया। पहला नंबर चीज 29, जिसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अर्थात क्या जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अर्थात कि जिसे कह सकते हैं माइनॉरिटी जो हमारे कंट्री के अंदर है,
जहाँ पे माइनॉरिटी किस बेस पर तय किया जाता है, अर्थात कि जिस क्षेत्र विशेष में किसी समुदाय का, किसी धार्मिक संप्रदाय का अगर प्रतिशत मात्रा उनकी बृहत जो आपकी संप्रदाय है उनकी अपेक्षा अगर कम हो, अर्थात कि कह सकते हैं कि आपका 25% से कम हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को, या 10% से कम हो, तो उस आपकी संप्रदाय को क्या कहा जाता है, उस संप्रदाय को अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। जैसे देश के बहुत सारे जगह पर आपकी हिंदू अल्पसंख्यक है, बहुत सारे जगहों पे मुस्लिम अल्पसंख्यक है। जैसे अगर बात करें आंध्र प्रदेश की या फिर केरला की, तो उन जगहों पे आपका हिंदू क्या है, माइनॉरिटी के फॉर्म में आता है। लेकिन आप बात करें बिहार की, उत्तर प्रदेश की, इन सभी जगह पर कौन है, इन सभी जगह पे आते हैं आपके कौन, यहाँ पे आते हैं आपके स्पेशली मुस्लिम अल्पसंख्यक में। अर्थात कि जिस धार्मिक संप्रदाय या जिस भी धर्म के व्यक्ति की संख्या उस विशेष क्षेत्र में कम होते हैं, वहाँ पे उस धर्म विशेष को या उस वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद दूसरी बात कह रही है, अर्थात कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात कि जो उन्हें सुविधा चाहिए उनको किसी भी रूप में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो बृहद समुदाय, जो मेजोरिटी जिन समुदाय की है, उनके द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा, माइनॉरिटी और मेजोरिटी को लेकर जो प्रॉब्लम बेल्जियम में हुई थी और जो श्रीलंका में जो केसेस हुई थी, हालांकि उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने NCERT समरी में उस चीज़ को बारे में वर्णन किया था, हालांकि आप देख सकते हो उस सेशन को, अवेलेबल है। तो उसमें क्या है, उसमें मैंने चर्चा किया था आपको, जो बेल्जियम के अंदर और जो स्पेशली श्रीलंका के अंदर था, उनके अंदर आपकी स्पेशली इसी तरह से बातचीत थी कि वहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के लेकर प्रॉब्लम थी, और वो भी लैंग्वेज की मेजोरिटी और माइनॉरिटी को लेकर। जैसे अगर बात करें बेल्जियम में, तो बेल्जियम के अंदर जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे दो तरह की बातें थी। एक तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले थे डच। और फ्रेंच और डच बोलने वाले इन्हीं दोनों के बीच में आपकी किसी में, जैसे मान लीजिए कि उनकी राजधानी थी ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में फ्रेंच की थोड़ी सी पावर ज़्यादा थी, ज़्यादा इन द सेंस कि वहाँ पे उनकी प्रतिशतता जो थी, मेजोरिटी जो थी, ज़्यादा थी। लेकिन पूरी कंट्री में इसकी फ्रेंच की जो आपकी मेजोरिटी थी वह कम थी, जिनके वजह से क्या हो गया कि पूरे देश में तो डच का बोलबाला था, लेकिन आपका जो स्पेशली केंद्र था, अर्थात कि जो आपका राजधानी थी, राजधानी में आपकी फ्रेंच बोलने वाले की ज़्यादा पावर थी, जिनके वजह से वह ऐसे नियम कानून राजधानी में लगाते थे जिसके वजह से डच को किसी भी रूप में किसी भी फायदे का कोई लाभ नहीं हो, अर्थात कि किसी भी रूप में डच को संरक्षण नहीं मिले, ऐसे वो नियम कानून लगाती थी, जिनके वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुई और जिनके वजह से वहाँ के नियम कानून में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करना पड़ा। इसी तरह से आपका सिन्हाला आपका और तमिल की वजह से आपका हुआ था केस श्रीलंका के अंदर, जो वहाँ पर भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी का केस था, जिनके वजह से वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। तो समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक का आने का मतलब यही है कि जहाँ पे जिनकी जनसंख्या कम हो, अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आएंगे। दूसरी बात कहते हैं, अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 30 कहती है हमारी कि शिक्षा संस्थाओं, कहती है अनुच्छेद संख्या 30 कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के पास अधिकार है। अर्थात क्या, कोई भी शिक्षा संस्था की अगर चाहे अल्पसंख्यक वर्ग, तो वह भी चाहे तो स्थापना कर सकता है, उस पर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के पास अधिकार है। अर्थात कि उसके पास भी अधिकार है कि उस पर अपना प्रशासन करेगा या अपने स्तर से उसे रन कराएगा या चलाना चाहे जिस फॉर्म में वह चला सकता है। वहीं पर कहता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 31 कहती है संपत्ति का अनिवार्य जो अर्जन है वह संविधान के 40वां संशोधन जो हुआ था अधिनियम 1978 के धारा 6 द्वारा निरसित कर दिया गया। अर्थात अनुच्छेद संख्या 31 जो कहती है कि संपत्ति का जो अधिकार था वह 40वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, अर्थात कि जो पहले अधिकार दिया गया था संपत्ति के अर्जन के अधिकार, यह 1978 के
जो 40वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत, इस संविधान संशोधन के द्वारा अपने देश की जो आपकी धर्म की संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सभी पार्ट को हम लोग अर्थात कि 29, 30, 31 और 31 के अंदर भी 4 पार्ट है। 31 के क, 31 का ख और 31 के ग, इन सभी के पार्ट में हम लोग ध्यान देंगे, इन सभी के पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या कहता है, पहले देखते हैं अनुच्छेद संख्या 29 को। तो अनुच्छेद संख्या, जरा गौर कीजिए कि अनुच्छेद संख्या 29 कहता क्या है। ये कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात, अर्थात कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। अर्थात क्या हो गया, अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहना चाहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिक को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अर्थात क्या, कोई भी व्यक्ति अगर किसी विशेष भाषा को बोलता है या किसी विशेष लिपि का फॉलो करता है या अपने किसी विशेष संपत्ति का अगर फॉलो करता है, तो उसे पूर्ण रूप से मानने का पूर्ण अधिकार है। अर्थात कि देश के अंदर इस आधार पे किसी भी रूप में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा कि उसकी भाषा अलग है या उसकी लिपि अलग है या उनकी संस्कृति अलग है। अर्थात कह सकते हैं भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर किसी भी रूप में किसी व्यक्ति में किसी भी रूप से भेदभाव नहीं किया जाना है। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स कहता है हमारा अनुच्छेद संख्या 29 का भाग जो दूसरा कहता है, यह कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश या किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या कहना चाहता है, पहला नंबर चीज़ तो देश के किसी भी स्तर में किसी लैंग्वेज अर्थात कि किसी भाषा बोलने वाले, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट अर्थात कि किसी भी आपकी लिपि को मानने वाले या किसी भी कल्चर को मानने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनको रहने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अर्थात कि वह जिस रूप में जिस भाषा को फॉलो करते हुए रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। दूसरी नंबर बात कहता है कि किसी भी आपकी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज अर्थात कि प्राइवेट जो होगा और गवर्नमेंट के द्वारा जो रजिस्टर्ड होगा, उन सभी शिक्षा संस्थानों में किसी भी धर्म, किसी भी मूल वंश या किसी भी जाति के व्यक्ति को उसमें आपकी दाखिला लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है। यह हमारा कहता है अनुच्छेद संख्या 29 उनकी अल्पसंख्यकता वर्ग के आधार पर या किसी धर्म विशेष के आधार पर, किसी जाति विशेष या मूल वंश के आधार पर किसी को इस आपके अनुच्छेद के अंतर्गत किसी को भी उनके मूलभूत क्रियाकलापों से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो 29 में और क्या कहता है, 29 के अंदर और जो बात कही जाती है वह स्पेशली मेनली यही दो बात कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि मेनली बात यही कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति में अर्थात कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर बंटवारा नहीं करना है। दूसरा नंबर, कोई भी आपका गवर्नमेंट टेस्ट, ठीक है, या प्राइवेट लिमिटेड किसी भी फॉर्म में किसी भी धर्म या मूल वंश के व्यक्ति को उनको आपका दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। अर्थात कि अल्पसंख्यक को समान रूप से अधिकार हमारे देश के संविधान में दिया गया है। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 30 की, तो अनुच्छेद संख्या 30 कहता है हमारा, अनुच्छेद संख्या 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अर्थात कि क्या, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है, कह रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना चाहे या फिर उस पर प्रशासन करना चाहे, इन सभी के लिए किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग अर्थात कि जितने भी माइनॉरिटी उनको अधिकार है कि किसी भी प्रकार की शिक्षा स्तर बढ़ाना चाहे तो वो बना सकते हैं। इसमें कह रहा है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग
अर्थात कि अल्पसंख्यक वर्ग हम दोनों आधार पे बांट सकते हैं, किसी भी रूप में हम धर्म के आधार पे और क्या कहते हैं भाषा दोनों के आधार पे बांट सकते हैं। जैसे बात करें आंध्र प्रदेश की, तो अभी अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है यानी बना है वो 1953 में बना है, भाषा के आधार पे बना है। अब जरा गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे जब भाषा के आधार पर स्पेशली जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उनके आधार पे यह बना आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जो हिंदी बोलने वाला है या व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है या फिर रहता है तो कंफर्म है कि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 1900 आपका क्या कहते हैं आपका आंध्र प्रदेश में कम है। जब आंध्र प्रदेश में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति वहाँ पर कम है तो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति भाषा के आधार पे वहाँ पर माइनॉरिटी कह जाएंगे, जबकि आंध्र प्रदेश स्पेशल के लिए जो तमिल बोलने वाले हैं उनकी मेजोरिटी होगी। वहीं पे अगर यह आपका आंध्र प्रदेश से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े आप दूसरे आपका स्टेट की तरफ चले तो वहीं पे अगर चले जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ अगर चलते हैं हम लोग तो महाराष्ट्र की अगर बात करें फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र का आपका लोकल लैंग्वेज मराठी है। लोकल लैंग्वेज क्या है, मराठी है, और मराठी के साथ साथ हिंदी भी यूज किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो तमिल बोलने वाले हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे। अर्थात क्या देश के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो होगा वह अलग अलग फॉर्म में होगा, क्योंकि हर जगह सभी धर्म सभी भाषा के समान रूप से लोग आपके नहीं विकसित हैं और इसीलिए हमारा देश महान भी कहलाता है। इसके पीछे ये रीजन है कि हमारे देश के अंदर इतना अधिक विविधता है और इस विविधता के बावजूद भी हम सभी मिलकर एक नियम कानून एक संविधान को फॉलो कर रहे हैं और सभी के बीच में एकता और अखंडता बनी हुई है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती है और एक विशेष आपका कह सकते हैं कि विशेष एक अच्छाई है, अच्छा गुण है। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि अगर कोई धर्म या भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा अर्थात कि अपने इच्छा अनुसार जो शिक्षा लेना चाहे या जिस संस्था में एडमिशन कराना चाहे उनकी स्थापना कर सकता है या उनका प्रशासन करने का अधिकार है। सपोज दैट मैंने बताया कि अल्पसंख्यक मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में हिंदी बोलने वाले हैं, तो हिंदी बोलने वाले अगर चाहते हैं कोई संस्था का स्थापना करना जिससे और भी व्यक्तियों को हिंदी बता सके या हिंदी पढ़ा सके या खुद सीख सके या अन्य लोगों को सिखा सके, तो उस कंडीशन में आंध्र प्रदेश में जाकर हिंदी संस्थान खोलने का उसे पूर्ण रूप से अधिकार होगा। या तमिल बोलने वाला व्यक्ति अगर चाहता है कि बिहार में आकर तमिल बोलने का कोई अगर संस्थान खोले तो यह भी उसको पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। अर्थात क्या कि अनुच्छेद संख्या 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में जहाँ पे वह अल्पसंख्यक फॉर्म में है वह चाहे तो किसी भी फॉर्म में अपनी संस्था की स्थापना कर सकता है, साथ ही साथ उनकी प्रशासन भी करेगा। उसके बाद अगर पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहता है फ्रेंड्स शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान को विरोध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स दूसरी पॉइंट कहता है अर्थात कि कोई भी राज्य जो होगा, मान लीजिए सपोज डेट अगर बिहार की अगर बात करते हैं, एक स्टेट हम कॉमन ले रहे हैं, इससे आप नहीं समझे ऐसा, या दिल्ली ले लेते हैं, कोई भी राज्य ले सकते हैं आप। अगर बिहार की अगर बात करते हैं स्पेशल, तो मान लीजिए कि बिहार जो अलॉटमेंट करता है वह अगर हिंदी कोई संस्थान खुलती है तो उससे मान लीजिए कि 10,000 का फंड देता है। वो कितने हज़ार का, 10,000 का। अगर इस फॉर्म में अगर यहाँ पे तमिल संस्थान खुलती है तो तमिल संस्थान को इस आधार पे वह 10,000 फंड नहीं कर सकता कि यह आपके दूसरे समुदाय का है, उसे आपका 5,000 का फंड ही अलॉट करेगा। ऐसा नहीं करना है। यह आपका अनुच्छेद संख्या 30 का भाग दूसरा कहता है हमारा कि शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म और भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में, अर्थात इस फॉर्म में नहीं सोचेगा कि तमिल पढ़ने वाले लोगों की जनसंख्या कम है, तमिल पढ़ाने वाले लोगों की संख्या कम है, इस आधार पे इसे क्या किया जाएगा, कम फंड अलॉटमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाना है।
अगर बिहार में हिंदी बोलने वाले के लिए हिंदी की संस्थान की अगर 10,000 फंड अलॉटमेंट है तो तमिल बोलने के लिए भी 10,000 का फंड अलॉट किया जाएगा। अर्थात कि उस राज्य विशेष द्वारा किसी भी रूप में इस आधार पे अर्थात कि धर्म और भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक को देखते हुए किसी भी रूप में उनमें आपका विरोधाभास की भावना या फिर किसी भी रूप में उनके फंड अलॉटमेंट में किसी प्रकार की कोई विभेद या भेदभाव नहीं किया जाना है। यह बहुत अच्छी बात कही गई है, जिनसे सभी धर्म के लोगों के बीच में आपका क्या होगी, एकता और अखंडता कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। अर्थात कह सकते हैं कि आपका जो संविधान है अल्पसंख्यक वर्ग को भी सामान्य रूप से अधिकार देता है। ठीक है, अर्थात ये सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के अर्जन के लिए कोई सी भी जो विधि होगी, अर्थात कि जो भी विधि अपनाना चाहते हैं उस फॉर्म में उसे मान सकते हैं। अर्थात क्या, संपत्ति अपनी अर्जित करने के लिए कोई भी संस्था खोल सकते हैं या किसी की प्रशासन की व्यवस्था जो है अपनी चला सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से छूट दिया जाता है अनुच्छेद संख्या 30 के अंतर्गत। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद संख्या 30 अर्थात कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को पूर्ण रूप से किसी भी शिक्षा संस्थान या किसी भी संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। साथ ही साथ यह भी अधिकार है कि वहाँ के जो राज्य विशेष होंगे, जो आपका स्टेट का फंड होगा, जो उस विशेष संस्थान के लिए जो दिया जाना है, किसी भी रूप में अल्पसंख्यकता के आधार पर उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अब जरा सा हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद संख्या 31 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 31 के अंदर आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसके 31 के अंदर अनुच्छेद संख्या 31 के अंदर टोटल 4 पार्ट है। पहला क्या कहता है, अनुच्छेद संख्या 31 का क, यह क्या कहता है, संपदाओं आदि के अर्थात कि जो भी संपदा है आपके पास आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अर्थात क्या कह रहा है कि आपका अनुच्छेद संख्या 31 का जो क है यह प्रबंध करता है कि किसी भी संपदा के या उसे किन्हीं अधिकार को राज्य द्वारा अर्जन के लिए किन्हीं ऐसे अधिकार का निर्वापन या उसके परिवर्तन के लिए, अर्थात कि कोई भी परिवर्तन करना चाहे संपत्ति या संप्रदाय को लेकर, तो कोई भी राज्य विशेष इसके संपत्ति संप्रदाय के अंतर्गत उसमें बदलाव करना चाहे तो कर सकता है। अर्थात कि निगम प्रबंध जितने भी सचिव या कोषाध्यक्ष है, इस बात को यह हमेशा ध्यान रखेगा कि अपने शेयर धारक जितने भी होंगे उन सभी के मत के अनुसार, अधिकार के अनुसार ही किसी भी कार्य को करेगा। अर्थात क्या, किसी भी ग्रुप की अगर संपत्ति है तो उसमें जितने भी व्यक्ति शामिल है सभी को समान रूप से अधिकार है। अर्थात क्या, किसी भी रूप में अगर इंडिविजुअल आपके पास कोई संपत्ति है तो वह उस पर तो आपका अपना अधिकार है, लेकिन अगर किसी ग्रुप या फिर किसी ट्रस्ट चलती है तो उस ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर है सभी को समान रूप से आपके उस पर अधिकार होंगे, उस संपत्ति पर अधिकार होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं कि एक एनजीओ है, मान लीजिए कि एक एनजीओ है, एक आपकी स्कूल चल रही है और इस स्कूल का हेड आपका एक एनजीओ का हेड है। एनजीओ के अंदर, एनजीओ के ट्रस्ट के अंतर्गत ये चल रहा है स्कूल, अर्थात कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मान लीजिए कि 5 मेंबर है, कितने मेंबर है फ्रेंड्स, 5 मेंबर्स है। अब क्या होगा कि एनजीओ के अंदर जो पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर कोई बेनिफिट होता है तो उसमें जो 5 मेंबर है उनका समान रूप से इस पर अधिकार होगा। ऐसा नहीं सोचे कि एनजीओ का जो हेड होगा उनका ही सिर्फ इस संस्था पर अधिकार है, ऐसा नहीं माना जाएगा। यह हमारा 31 का क कहता है। उसके बाद अगर 31 के ख की बात करें फ्रेंड्स, तो 31 का ख हमारा क्या कहता है, 31 का ख कहता है कि कुछ विशेष अधिनियमों और विनियमों के आपका विधि मान्यकरण। अर्थात क्या, 31 का ख हमारा यह बताना चाहता है कि आपको स्पेशली जो 31 के क में जो उपबंध दिए गए हैं उनके प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9वीं अनुसूची में अधिनियम के विनिमय करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकार को शून्य माना जाएगा। अर्थात क्या कि अगर ऊपर का नियम हमें पालन हो रहा है, सभी मेंबर के या सभी लोगों को
अधिकार, अगर संपत्ति का अधिकार मिल रहा है तो उस अधिनियम को पालन करने के लिए अर्थात कि विनियमित करने के लिए कोई भी विधि बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार है, अर्थात कि उसके अनुकूल कार्य करने का पूर्ण रूप से आपको अधिकार है। अर्थात कि उस संपत्ति का उपयोग अगर पांचों मेंबर मिलकर करना चाहते हैं तो वह पांचों मेंबर मिलकर किसी भी रूप में उसका विनिमय अर्थात कि विनियम कर सकते हैं, अर्थात कि यूज उसका कर सकते हैं। जबकि वहीं पर बात करें तो 29 नंबर यह कहना चाहता है, आपका अनुच्छेद संख्या 31 का ग कहना चाहता है कि अगर कुछ निर्देशक तत्व अर्थात कि नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावित करने वाली विधियां की प्रवृत्ति, अर्थात क्या, कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्वों की विधियां बनाई जाएगी जो क्या करेगा, सामान्य रूप से सुनिश्चित करेगा कि आपके ऊपर अर्थात कि अनुच्छेद संख्या जो 14 और अनुच्छेद संख्या 19 पढ़े हुए थे हम लोग, अनुच्छेद संख्या 14 और अनुच्छेद संख्या 19, जिसमें हम लोग मूल अधिकार पढ़े थे कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार है। अगर उन दोनों को बातों को अगर फॉलो होता है तो किसी भी व्यक्ति को इसके असंगत अर्थात कि इसके असंगत किसी भी नियम को लगाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। आपको फ्रेंड्स याद होगा कि मैंने उसमें चर्चा किया था कि अनुच्छेद संख्या 34 वहाँ पे खत्म हो जाता, 14 वहाँ पे खत्म हो जाती है, मौलिक अधिकार वहाँ पे खत्म हो जाता है जहाँ पे आपका 31 का ग और 29 का ग लागू होता है। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुच्छेद संख्या 14 की समाप्ति उस जगह पे हो जाती है जहाँ पे 29 ग और 31 ग लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट नंबर आपका कहता है आपका राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की विवृत्ति, अर्थात कि राष्ट्र विधि किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में आपकी विधि जो होगी नहीं बनाई जाएगी, अर्थात कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिनके वजह से राज्य के अंदर किसी भी रूप में विरोधाभास की भावना आएगी। और इस बात को 43वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 43वां संविधान संशोधन जो कि 1977 में हुआ था, जिसके धारा 2 के अंतर्गत इस बात को निरसित कर दिया गया है, अर्थात कि राज्य के विरुद्ध कोई भी क्रियाकलाप की मनाही या बंदी कर दी गई है। आशा है फ्रेंड्स ये 31 के चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब इन चारों पॉइंट के बारे में एक एक करके थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज की क्लास में नहीं, अगले क्लास में। फ्रेंड्स मैं छोटा छोटा वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ, छोटा छोटा क्लासेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लाइव सेशन में काफ़ी कम कोई इंटरेस्टेड है, जिनके वजह से ज़्यादा लंबा वीडियोज़ देख नहीं पाएंगे आप। इस वजह से मैं छोटे छोटे क्लासेस लेने पड़ रहा है। अगर लाइव सेशन में लोगों की इंटरेस्ट बढ़ जाए तो हम सेशन को लंबा करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी कम समय में पूरे सिलेबस को कवर कर लेगा। आप पूरी सेशन में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।